फिर अपन आर्टिकल लेते हैं 62। अब 62 में कुछ ही नहीं, 62 में इतना ही है कि राष्ट्रपति का सेकंड टर्म हो सकता है क्या, ठीक है। तो राष्ट्रपति का सेकंड टर्म हो सकता है। हमारा जो कार्यकाल पूर्व चुनाव, सॉरी यह कार्यकाल पूर्व चुनाव है 62। कार्यकाल पूर्व चुनाव का मतलब हो गया कि जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, मान लीजिए उनका कार्यकाल 20 जुलाई को खत्म हो रहा है। कितने को? 20 जुलाई को। तो नया राष्ट्रपति का चुनाव 20 जुलाई से पहले हो जाना चाहिए, ताकि 20 जुलाई को जब इनका कार्यकाल खत्म हो तो उनका कार्यकाल शुरू हो जाए। गैप नहीं होना चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गैप नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में, एक बात। दूसरी बात ये देखो कि राष्ट्रपति का पद किसी वजह से रिक्त हो जाए तो उसके 6 महीने में चुनाव हो जाना चाहिए। जो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना चाहिए, उस अवधि तक उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में रखेंगे, यानी कि पद खाली नहीं रहेगा। ये 62 कहता है, यानी कार्यकाल पूर्व चुनाव किसी भी स्थिति में हो जाना चाहिए। और यदि आवश्यक, यदि नहीं होता है तो जैसे कि 62 ये कहता है कि 20 जुलाई से पहले पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन 20 जुलाई तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया तो क्या करोगे आप? तो भाई ऐसी कंडीशन हो गई, चुनाव ही नहीं, अब जैसे देश मान लीजिए दंगे हो रहे हैं या फिर युद्ध हो रहा है या और कोई वजह हो गई, चुनाव कराना से ज़्यादा जरूरी वो है। तो ऐसी स्थिति में क्या करो? ऐसी स्थिति में जो वर्तमान राष्ट्रपति है वही अपने पद को क्या करेगा? धारण करता रहेगा, भले उसका कार्यकाल पूरा क्यों न हो गया हो। 20 जुलाई को 5 वर्ष हो रहे हैं हमारे वर्तमान राष्ट्रपति के, मान लीजिए, तो 20 जुलाई को चुनाव हुआ नहीं तो यही राष्ट्रपति रहेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाते, चाहे 10 वर्ष हो चाहे 15 वर्ष हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। नहीं है समझ में? यानी 20 जहां तक चलेगा वहां तक। तो ये लाइन आप 62 आर्टिकल डाल के मैं लिखा रहा हूं, वो लिखो। नए राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, नए राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो नए राष्ट्रपति के आने तक वर्तमान राष्ट्रपति पद धारण करता रहेगा, पद धारण करता रहेगा, भले ही उसका कार्यकाल पूर्ण हो गया हो, भले ही उसका कार्यकाल पूर्ण हो गया हो। ठीक है। अब आर्टिकल 71 और समझ लो। आर्टिकल 71 क्या है? चुनौती। देखिए चुनौती में 3-4 शब्दों को आप समझ लो। चुनौती कहाँ दी जाएगी? तो उसका उत्तर है सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती केवल कहाँ दी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जाएगी। सेकंड बात, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वो अंतिम होगा, उसको रिव्यू आप नहीं कर सकते कि दोबारा उसकी समीक्षा दोबारा करो, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। और चुनौती जो होगी, चुनौती क्यों दी जाएगी? यदि चुनाव में कोई भ्रष्टाचार, वो गड़बड़ी हुई है, जैसे चुनाव में हेर फेर हुई है या और कुछ हुआ है, तो उस वजह से चुनौती का आधार कभी भी अनुपस्थिति नहीं होगी। जैसे आप गांव में सरपंच का चुनाव है, आपके गांव में 3000 वोटर हैं, ठीक है, और सरपंच ने 1500 वोट प्राप्त कर लिए। आप यदि चले जाते तो वो सरपंच नहीं बनता, दूसरा बनता। ये समझ लो आपका एक वोट का इतना वैल्यू था, लेकिन आप वोट दिए ही नहीं, आप कोर्ट में चले गए, कोर्ट में जाकर चुनाव दोबारा कराओ, वोट में डालूंगा फिर ही हारेगा, तो इसलिए चुनाव एक बार दोबारा कराओ।
तो आपको कोर्ट ये कहेगा कि चुनाव दोबारा नहीं, मतलब इस राज्य सरकार की जो भी ऐड वैड ये लेता है ना, इसकी सारी निरस्त करो। जब ये वोटर ही नहीं है देश का तो इसको किस प्रकार की ऐड है? वो कहा था, अभी आपको पता है केस हुआ था, केस का नाम याद, उसमें कोर्ट ने उसने पूछा कि वो कुछ सरकार की सहायता वायता इनके लिए आएगा, तो कोर्ट ने पूछा कि आप क्या वोट डालते हो? तो मैं तो आज तक ही नहीं डालता, तो इसकी सारी सहायताएं बंद कर दो। जब ये देश का वोटर ही नहीं है, देश के लोकतंत्र में भाग ही नहीं दे रहा, तो फिर सुविधाएं किस प्रकार की? तो ये होता है। तो इसलिए अनुपस्थिति कभी भी चुनाव मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये आधार नहीं होती कि उसके आधार पे आप चुनौती दे सको। जैसे राजस्थान विधानसभा भंग हो गई तो इसका राष्ट्रपति के निर्वाचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो भाग नहीं लेंगे, लेकिन इसका राष्ट्रपति के निर्वाचन भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये है राष्ट्रपति के उसमें। तो आप लिख लो इसमें इकहत्तर डाल करके कि चुनौती पॉइंट में लिख लो उच्चतम न्यायालय में दी जाती है। सेकंड लिखो उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। और थर्ड पॉइंट लिखो अनुपस्थिति चुनौती का आधार नहीं होती। अनुपस्थिति चुनौती का आधार नहीं होती। और चौथा लिखो यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन को रद्द घोषित कर दिया जाता है निर्वाचन को रद्द घोषित कर दिया जाता है तो उस अवधि तक राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। तो उस अवधि तक राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। बात समझ में आई क्या? जो भी काम किया है उस टाइम पीरियड में वो अवैध नहीं होंगे, ठीक है ना? वो वैध ही लीगल माने जाएंगे। लीगल नहीं माने जाएंगे कि उनको रद्द कर दो। आप सिंपल सा देखो ना, आप कहीं पे मान लीजिए कोई गलत प्रमाण पत्र या फर्जी प्रमाण पत्र दे करके आप कहीं पे कोई नौकरी ले लिया, आपने 5 साल तक वहाँ पे काम कर लिया, पढ़ा लिया मान लो 5 साल तक, और 5 साल बाद में पता चला कि आपने गलत तरीके से पद धारण किया है, कोर्ट में किसी ने आपके विरुद्ध चैलेंज कर दिया। अब कोर्ट का डिसीजन आ गया कि भाई इनको बर्खास्त करो, बर्खास्त आपको कर दिया, लेकिन 5 साल तक जो आपने पढ़ाया वो कैसे रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो जो काम उस पद के दौरान उन्होंने किए हैं वो वैध नहीं होंगे, वो तो वैध माने जाएंगे। बाकी जिस दिन निर्वाचन रद्द घोषित होता है उस दिन राष्ट्रपति को पद से हटावा माना जाएगा, उस दिन उपराष्ट्रपति धारण कर लेगा पद स्वतः ही। मतलब एक तरह से भी ट्रांसफर ही हो जाता है ऑटोमेटिकली, कि जैसे ये पद रिक्त होता है इधर से उपराष्ट्रपति आ जाता है। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े हुए कुछ टॉपिक थे जो मैंने आपको समझाए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद में सेकंड टॉपिक लेते हैं, उसका कार्यकाल। सेकंड क्या लेते हैं? कार्यकाल। कार्यकाल में भी अपन 3 आर्टिकलों को ले लेते हैं, 56, क्यों देखो, दूसरा है 57 और तीसरा है आपका 61। याद करो, कार्यकाल में 56, 57 और 61। आप ये देखो, किसी के भी कार्यकाल को आप पढ़ो तो 2 बातें यदि आप देखते हो कि सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है वो तो अपन को पता है। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, ये कार्यकाल है ना, आपको पता है ये कार्यकाल है, और ये क्या है? पुनः कार्यकाल। ये क्या है? महाभियोग। सामान्यतः कार्यकाल होता है पद ग्रहण से 5 वर्ष। पद ग्रहण से 5 वर्ष। इसको
ये तो अपन को पता है कि राष्ट्रपति का 5 वर्ष का होता है। कब से होता है? जिस दिन वो पद ग्रहण करता है उस दिन से लेकर के 5 वर्ष काउंट कर लिए जाते हैं। अब इसको सिंपल तरीके समझने के लिए दो भाग बांटो कि क्या 5 वर्ष से ज़्यादा हो सकता है और क्या 5 वर्ष से कम कब होगा और ज़्यादा कब होगा, तो पूरा कार्यकाल ही समझ में आ जाएगा। तो इसको दो ले लेते हैं कि अधिक कब होगा, तो इसका उत्तर आप ढूंढो क्या इसमें है, और कम कब होगा वो पढ़ लेते हैं। ये तो समझ में आ गया ना। अरे अधिक कब होगा? जब चुनाव ही नहीं हो समय पे, तो 5 वर्ष से ज़्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो वो अधिक वाला अपन यहाँ देख लिया। कम कब होगा? जब पहला मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की। अरे आज शपथ कार्यकाल शुरुआत 2 महीने बाद मृत्यु हो गई, तो उसको थोड़ी रोक सकते हो आप कि 5 साल तो रुको बाद में देखते हैं, ठीक है ना। तो इसका मत सेकंड त्याग पत्र दे दे। अब राष्ट्रपति चाहते ही नहीं मैं राष्ट्रपति पद पे रहूं और वो अपना त्याग पत्र सौंप दे तो भी आप नहीं रोक सकते हो। तीसरा महाभियोग पारित हो जाए। 61 महाभियोग पारित हो जाए, ठीक है। तो महाभियोग पारित हो जाए, इसमें तो प्रकृति ने हटाया या खुद हटा या जबरदस्ती हटा दिया गया, ये तो हुआ ना। चौथा निर्वाचन रद्द हो जाए, उसका क्या हो जाए? निर्वाचन रद्द हो जाए, या मैं कहूं आर्टिकल 71 को अपन ले लो। ये 4 वजह है जिन वजहों से राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या हो जाता है? 5 वर्ष से पहले ही समाप्त हो जाता है। और यही 4 वजह है, जब राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले समाप्त होता है तो यहां पर कौन आएगा? उपराष्ट्रपति। पहले ये देखते हैं, उपराष्ट्रपति नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश कौन है? जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ। ये सीक्वेंस चलेगी। एक बात यहाँ पे समझ में आ गई। यदि इन 4-5 जो भी वजह है, इनकी वजह से यदि कार्यकाल से पहले इनका समाप्त होता है तो उपराष्ट्रपति पद धारण करेगा, ठीक है, फिर सीजीआई करेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट का। आज तक उपराष्ट्रपति के रूप में जो धारण किया वीवी गिरी ने 2 बार धारण किया है, तो आप जाकर के वो सीक्वेंस उस तालिका देखोगे कब कब धारण किया है, यहीं पे उसको लिख लोगे 1 और 2 नंबर डाल के, तो वो याद हो जाएगा हाथों हाथ आपको, ठीक है। सीजीआई आज तक मोहम्मद हिदायतुल्लाह 69 जो भी है, आप जाकर के उसको एक बार देख लेना, उसमें 69 में ही है, लेकिन वो एक बार देख लोगे तो थोड़ा सा कई बार क्या सीक्वेंस जमा लेता है तो वहाँ पे काम आता है। आप कल आज घर जाते ही राष्ट्रपति की जो तालिका है ना, वो उसको याद करो एक बार, कैसे भी कर कर आके उस तालिका को सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करो, वो बहुत काम आती है। क्योंकि कई बार किसी घटना के साथ जोड़ दिया जाता है, अब वो घटना के साथ आपको पता है घटना कब घटी है, राष्ट्रपति पता है आपको, तो आप जोड़ लोगे उस समय राष्ट्रपति कौन था, तो आपका उत्तर वहाँ पे निकल जाएगा। दूसरी बात, 6 माह में चुनाव होंगे। यदि ऐसी स्थिति है तो 6 माह में क्या होंगे? चुनाव होंगे, ठीक है। और 6 माह में चुनाव होंगे तो नया जो राष्ट्रपति आएगा, नया राष्ट्रपति वो आएगा 5 वर्ष के लिए, पूरे 5 वर्ष के लिए। ऐसे नहीं कह सकते हो कि शेष कार्यकाल के लिए आएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का उपचुनाव नहीं होता। जहां भी उपचुनाव होते हैं वहां पर शेष कार्यकाल होता है। जैसे कि अभी रामगढ़ उपचुनाव नहीं है वो तो, ठीक है ना, लेकिन कह सकते हैं एक समझो, क्योंकि रामगढ़ का जो विधायक बना है वो अब बचे हुए कार्यकाल के लिए है। 3-4 महीने तो गए ना उसके, जो भी गए 1 महीना तो कम से कम गया ही ना। तो शेष कार्य उपचुनाव जहां पर भी होंगे वहां पर शेष कार्यकाल होता है, चाहे सरपंच का हो चाहे किसी का भी हो, लेकिन राष्ट्रपति का उपचुनाव नहीं होता। इसलिए जो नया राष्ट्रपति आएगा वो पूरे कितने 5 वर्ष के लिए आएगा। 6 माह में चुनाव करवाना क्या होता है? आवश्यक होगा। और इसका ये नहीं रहते हैं तो ये सीक्वेंस में होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं है तो अब इसमें फिर अपन महाभियोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें इतना सा ही है कि पुनः कार्यकाल तो राष्ट्रपति रीइलेक्ट हो सकता है, रीइलेक्शन हो सकते हैं। 5 साल हो गए फिर खड़ा हो गया तो फिर 5 साल ले लेगा। कितनी बार लेगा? संविधान तो मौन है इस पे। संविधान कहते हैं, संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति दोबारा चुना जा सकता है।
अब संविधान आगे कुछ नहीं कहता कि कितनी बार चुना जा सकता है। जब कुछ नहीं कहता तो हम अर्थ निकालेंगे कि कितनी बार भी चुना जा सकता है। ये आपका आर्टिकल 57 हो गया, तो इसको लिखाने की जरूरत थोड़ी है, उसमें ही है। बाकी इसको आप ऐसे कैसे लिख लो, फिर इसके बाद में 61 को पढ़ते हैं अपना। महाभियोग, महाभियोग जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं अपन, सबसे पहले तो ध्यान रखना कि महाभियोग केवल राष्ट्रपति के विरुद्ध ही आता है और किसी के विरुद्ध नहीं आता। अब आप देखोगे कि अपन अखबारों में देखते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी संसद में, अभी थोड़े दिनों पहले चल रहा था। वो महाभियोग वर्ड गलत लिख रहे हैं, रिमूवल प्रोसेस बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके लिए रिमूवल शब्द है, इम्पीचमेंट केवल एक ही जगह लिखा हुआ आर्टिकल 61 में, 61 में, बाकी सभी जगह रिमूवल प्रोसेस, रिमूवल शब्द मिलेगा आपको। महाभियोग क्या होता है, क्यों आता है और कैसे आता है, 3-4 चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे महाभियोग होता क्या है। तो ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। महाभियोग क्या है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। वो तो अपन जोड़ लेंगे कि अपन को पता है पढ़ क्या रहे हैं, राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। तो अर्ध न्यायिक, यहां पर देखो न्यायिक यानी न्यायालय की तरह। न्यायालय क्या करता है, दंड देने का काम। भाई कोई अपराधी है तो दंड देने का, जो भी है ना उसके विरुद्ध केस। तो इसको अर्ध न्यायिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यायालय से बाहर न्यायालय की तरह प्रक्रिया हो रही है। ये वर्ड ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आया था 2013 के RAS प्री में कि महाभियोग है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, एक ये, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, जहाँ जहाँ आप बुक पढ़ोगे, मतलब जो स्टैंडर्ड बुक है उनको तो छोड़ो, बाकी मार्केट में आप देखोगे तो सभी ने फिर क्या किया, राष्ट्रपति के महाभियोग में क्या डालना शुरू कर दिया, अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक शब्द को समझ लो, फिर अर्ध न्यायिक पढ़ना ही जो नहीं पड़ेगा। अर्ध न्यायिक का मतलब होता है, देखो न्यायपालिका में एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है, बाकायदा कोर्ट में केस चलता है, उसका एक पक्ष, एक वकील होता है, एक उसका वकील होता है, दोनों मतलब एक बहस करते हैं और लास्ट में जजमेंट सुनाया जाता है। यही तो होता है, ठीक है। और लास्ट में जजमेंट या तो उसको दोष मुक्त किया जाता है या उसको दोषी साबित किया जाता है, दंड दिया जाता है। अब न्यायालय की वो प्रक्रिया है, मतलब दोष मुक्त या दोषी साबित करने की वो प्रक्रिया न्यायालय के बाहर यदि कहीं चल रही है, किसी संस्था में या कहीं पर भी, तो उसको बोलते हैं अर्ध न्यायिक, सेमी जुडिशियल। जैसे मैं आपको एक उदाहरण लेता हूँ, SDM कार्यालय में अर्ध न्यायिक प्रक्रिया चलती है। जमीनों के विवाद नहीं सुनते क्या, तहसीलदार कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, वो अर्ध न्यायिक में आते हैं। चलो और भी लेते हैं, मानवाधिकार आयोग, तो वो लेते हैं। जो न्यायाधीश है उनको हटाने की प्रोसेस भी क्या है, अर्ध न्यायिक ही है। क्यों, क्योंकि उसमें भी कोर्ट की तरह ही मामला चलता है। तो आप अर्ध न्यायिक वर्ड को समझ के देखना कि ये कहाँ तक विस्तारित कर सकते हैं। तो आप जहां तक सोचो ना, जितने भी ट्रिब्यूनल होते हैं, अरे जिसको ट्रिब्यूनल का दर्जा प्राप्त है, ठीक है ना, वो भी क्या होता है, अर्ध न्यायिक ही होता है। जैसे आप कर्मचारी बन गए, अब राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल है या केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, कैट या सेट जो है, उसमें आप गए, आप मान लीजिए RS बन गए या IS बन गए और आपके विरुद्ध कोई मामला है, आपको ट्रिब्यूनल में बुलाया जाएगा सबसे पहले। और ट्रिब्यूनल में केस की सुनवाई होगी, तो ट्रिब्यूनल भी क्या है, सेमी जुडिशियल है। तो अर्ध न्यायिक शब्द बहुत बड़ा है। अब आप सामान्य देखना, जो मैंने बताया ना, जो सामान्य तो बुक्स है उसमें केवल राष्ट्रपति के आगे लिखा हुआ है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्योंकि क्वेश्चन आ गया इसलिए ये तो डला हुआ है। बाकी आप वो जो न्यायाधीश हैं या मुख्य CAG है उनके विरुद्ध पढ़ोगे, उसमें कहीं नहीं लिखेंगे वो। लेकिन आप समझ लेना कि जहाँ पे भी अर्ध न्यायिक का अर्थ समझ लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। दूसरी बात करते हैं, ये क्यों आती है, ठीक है ना, यानी इसका रीजन ले लें, या क्यों, या अपन कह सकते हैं कारण। इसका कारण क्या है, तो इसके कारण को देखें तो संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण। यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, मतलब संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करना पड़ता है, संविधान के बाहर जाकर के राष्ट्रपति काम करता है, तो क्या होता है, संविधान का अतिक्रमण। जैसे राष्ट्रपति को कोई नियुक्ति करनी है और उस नियुक्ति के लिए फला व्यक्ति को पूरी एलिजिबिलिटी है पूरी, और राष्ट्रपति उस नियुक्ति को रोक रहा है, या राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर, धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपने पास रख नहीं सकता उसको तुरंत मतलब
करना पड़ता है। राष्ट्रपति ने उसको अपने पास रख लिया तो संविधान का विरोध हो गया ना। जैसे संविधान में राष्ट्रपति को निर्देश दिए गए हैं, राष्ट्रपति यदि उन्हीं के अनुसार चल रहा है, नहीं चल रहा है तो वो अतिक्रमण कहलाएगा। हाँ, यहाँ पर एक दो कंपेरिजन समझ लो। हमारा केवल एक ही आधार होता है हटाने का, संविधान का अतिक्रमण, इसके अलावा कोई आधार नहीं होता राष्ट्रपति को हटाने का। अमेरिका के राष्ट्रपति से कभी तुलना करें तो हमारे राष्ट्रपति के पास ज़्यादा पावरफुल है इस मामले में, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को कदाचार यानी भ्रष्टाचार जैसे मामलों पर भी हटाया जा सकता है। यहाँ पर केवल संविधान के अतिक्रमण पर ही हटाया जा सकता है, बाकी और किसी उसके लिए और कोई आधार नहीं बनता। चाहे कदाचार का कितना ही मामला, मान लीजिए जमीन के फ्रॉड के मामले में पाए गए हमारे राष्ट्रपति दोषी, तो कुछ नहीं होगा, तो वो आधार नहीं बनेगा। उसके बाद तो है ही नहीं ना, टाइम पीरियड तक तो सब कुछ सुरक्षा, वो देखेंगे विशेषाधिकार में अपन 361 पढ़ेंगे, वहाँ पे अपना ये बात देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब तीसरी बात करते हैं कि इस महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है। अच्छा, मैं ये आपको इस प्रकार से तोड़ के समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है किसी को। ठीक है, तीसरी बात देखते हैं इसको, क्योंकि ये तोड़ के समझाऊंगा तो कई वर्ड मैं अपने जोड़ के रखता हूँ, इसलिए मैं आपको साथ साथ बुक्स पढ़ने की हिदायत देता हूँ कि उस वर्ड को आप कर लोगे, लेकिन वो समझने की दृष्टि, बाकी वो टेक्निकल वर्ड लूँगा, वैसे टेक्निकल सारे लूँगा, मेन वर्ड तो टेक्निकल सारे ले लूँगा, लेकिन कुछ छूट जाए तो आप फिर किताब से उसको देख लेना, बाकी समझा दूंगा उसको ईजी तरीके से। प्रोसेस क्या होगी, हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। अब देखो यहाँ पे मैं इस एक दो सदन यही बना लेता हूँ, इसको मान लीजिए लोकसभा मान लेता हूँ, इसको राज्यसभा मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो कि हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, लोकसभा से भी शुरू की जा सकती है और राज्यसभा से भी। चलो, संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। जो सदन शुरू करना चाहता है, मान लीजिए राज्यसभा शुरू करना चाहता है, तो आधार तो समझ में आएगा क्या था, कारण क्या था, सारे पता है। जो सदन शुरू करना चाहता है कम से कम उसके 1/4 सदस्य हस्ताक्षर के माध्यम से एक सूचना पत्र लिखेंगे, जो भी है उसके माध्यम से राष्ट्रपति को 14 दिन पहले अवगत कराएंगे। अब आप सोचो, ये सबके साथ ही होता है। आप भी कर्मचारी बनोगे, आपके विरुद्ध कोई एक्शन लेगा विभाग, तो आपको एक निश्चित अवधि से पहले अवगत कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपके विरुद्ध ये कार्रवाई हो रही है, आपने ये किया तो आप क्या कर सकते, समझ रहे ना। तो जो सदन शुरू करता है वो सदन 14 दिन पहले राष्ट्रपति को अवगत करा देता है। 14 दिन बाद में वो सदन बैठेगा, सदन बैठ करके यदि कुल सदस्यों के विशेष बहुमत, अब विशेष बहुमत यहाँ पे 3-4 प्रकार के होते हैं। अभी इतना समझो, आप देखो किसी विधेयक को पारित करने के लिए अलग विशेष बहुमत होता है, यहाँ अलग होता है। यहाँ पर विशेष बहुमत राष्ट्रपति में ध्यान रखना, एकमात्र आर्टिकल 61 के लिए विशेष बहुमत अलग है, बाकी विशेष बहुमत अलग अलग। स्पेशल मेजोरिटी जो है ना, सब जगह अलग अलग है। यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी होती है टोटल सदस्यों का 2/3, जबकि विशेष बहुमत सामान्यतः विशेष बहुमत की अपन परिभाषा पढ़ते हैं, उसमें उपस्थित का 2/3 होता है। सुन लेना इस बात को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उपस्थित का 2/3 होता है सामान्यतः विशेष बहुमत। जैसे जीएसटी पारित हुआ तो उपस्थित का 2/3 हुआ वो, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन मात्र एक ही आर्टिकल है जहां पर ये विशेष बहुमत होता है टोटल का 2/3, उपस्थित का कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, यानी यहाँ पे होता है कुल का 2/3। ये एक स्पेशल है जो किसी के आपको कभी पूछे कि राष्ट्र विशेष बहुमत आर्टिकल 61 और 2 विशेष बहुमत में अंतर करवाए, तो आप आराम से अंतर कर सकते हो कि इसमें अंतर ये है। और आपको ये भी पूछे ना कि न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के बीच में अंतर बताओ, तो वहाँ कहोगे उपस्थित का 2/3, या कहोगे कुल का 2/3। अंतर एक यहीं से आ जाएगा, बाकी अंतर बहुत सारे आपको निकल के आ जाएंगे, आपको यहीं से खुद को समझ में आने लग जाएंगे। चलो, तो ये सदन बैठा 14 दिन बाद, इसने कुल सदस्यों के 2/3 से प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रस्ताव पारित करते ही प्रस्ताव कहाँ जाएगा, इस सदन में आ जाएगा। प्रस्ताव एक संकल्प होता है, तो संकल्प प्रस्ताव में क्या अंदर होता है, देखो प्रस्ताव जब स्वीकार कर लिया जाता है ना, तो वो संकल्प होता है, संकल्प पे वोटिंग होती है। प्रस्ताव पे वोटिंग हो या नहीं हो जरूरी नहीं होता, संकल्प रिजोल्यूशन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो उस पर वोटिंग होना जरूरी होता है। अब ये आ गया लोकसभा में, लोकसभा इसकी जांच करेगा, जांच चाहे तो कमेटी बनाएगा या खुद कर लेगा, और जब जांच करेगा तो जांच के दौरान जांच जब की जाएगी तो जो लोकतंत्र क्या होता है,
नैसर्गिक अधिकार क्या होता है, उस व्यक्ति को भी बुलाओ जिसके विरुद्ध आप जांच कर रहे हो, उसको पूछो और उसको पूछ करके यदि वो सेटिस्फाई हो रही हो तो आप फिर उसको बचाओ और नहीं हो रहे तो हटाओ। तो ये सदन जांच करेगा। ये सदन जांच के दौरान राष्ट्रपति को बुलाएगा, राष्ट्रपति खुद आ सकता है या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकता है। जब ये सदन संतुष्ट हो जाता है जांच से तो फिर वो प्रस्ताव क्या कर दिया जाएगा, इसके द्वारा भी पारित। जिस दिन यहाँ पारित हो गया उसी दिन राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। और रिक्त होकर के जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी आपको कि महाभियोग होते ही, खाली होते ही फिर ये प्रोसेस आपकी वापस शुरू हो जाएगी। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया ना? तो इस अवगत कराने वाली प्रक्रिया थी राष्ट्रपति को, उसके लिए भी उस सदन के 1/4 बहुमत चाहिए होते हैं। वो तो बोल ही दिया ना मैंने, यही तो बोला। 1/4 सदस्य 14 दिन पहले अवगत कराते हैं और वो हस्ताक्षर, भाई 1/4 कहाँ से आपको पता कैसे चलेगा 1/4 है? हस्ताक्षर होते हैं तो वो सारी सारी ये राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रोसेस है। इस प्रोसेस को वहाँ कंपैरिजन करेंगे जब अपन न्यायाधीश की प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर दोनों का अंतर है वो वहाँ ले लेंगे। क्योंकि अभी तो अंतर बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आपको पता ही नहीं है कि उस प्रोसेस में कैसे होता है। अब आप इसको लिख लो, फिर यहाँ पे प्रोसेस में मैं आपको इस पॉइंट लिखा ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, जांच का टाइम जब दोनों के हो जाते हैं उसके बाद कोई जैसे चीफ जस्टिस या उपराष्ट्रपति उस पर साइन करके लेटर देता है क्या? ना, जिस दिन वहाँ साइन हो गए उसी दिन पद रिक्त हो जाता है। ये अंतर आप पढ़ोगे जब, और जबकि न्यायाधीशों को हटाने के लिए इसके बाद में एक प्रोसेस और होती है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर। आए समझ में? लिख लिया होगा, ज़्यादा ही प्रोसेस में लिखो। देखो इसमें यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट, जिस सदन से यह शुरू होती है उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा, 1/4 सदस्यों के ऐसे लिखो, 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित सूचना को राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व अवगत कराया जाता है। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व अवगत करवाया जाता है। नेक्स्ट, यदि संबंधित सदन अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत, 2/3, कोष्टक में लिखो विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो द्वितीय सदन उसकी जांच करता है तो द्वितीय सदन इसकी जांच करता है और जांच के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है। पक्ष प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है। द्वितीय सदन द्वारा
विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत वही है जो पहले बताया ना, द्वितीय सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और आप जानते हैं फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। वो अपन ने पहले देख ही लिए है ना। राष्ट्रपति को किस सदन में बुलाया जाता है? सेकंड फर्स्ट में तो उन्होंने इंटेंशन बना ही लिया ना उसको हटाने का, तो सेकंड में होगा सारा का सारा प्रोसेस। ठीक है, अब एक नोट डाल के लिखो, अब तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया गया। एक तो ये लिख दो। नो, अब तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया गया, नहीं आया अभी तक किसी के विरुद्ध भी, है ना। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया आज तक। अब देखो मैं साथ साथ कुछ फैक्चुअल बताता हूँ, जैसे वीवी गिरी वाली बताई, नीलम संजीव की, तो या तो उसी समय आप नोट कर लो या आप घर जा कर के पढ़ोगे ना तो अपनी कॉपी में उसको हाथों हाथ कर लेना। आप कोशिश ये करना कि आपके पास जो ये कॉपी बन रही है लक्ष्मीकांत को पढ़ते उसमें एक्स्ट्रा चीज़ हो, जो भी पॉइंट्स हो वो निकाल लो, और यदि दिक्कत हो तो कल आकर के पूछ लो मेरे से। ठीक है, एक कॉपी जो बनाओ ना उसको फाइनल टच दे दो। खुद की आप ये देख लो, आप तैयारी कर रहे हो ना, तो खुद के नोट्स जब तक नहीं आएंगे ना आपके, तब तक आप सोचो मैं एग्जाम में रिप्रेजेंट कर दूंगा, सोचना मत इसको। चलो पीटी तो कैसे ना कैसे करके पास कर लोगे, मेंस में रिप्रेजेंट नहीं होगा। मेंस में ऐसे डिप्रेशन में आओगे जब एग्जाम पास में आएगा ना, तो ऐसा लगेगा मैं कैसे रिवाइज करूँ, क्योंकि लक्ष्मीकांत को पढ़ने के लिए 3 दिन तो चाहिए ना, 2-3 दिन तो चाहिए कम से कम। 2-3 दिन कहाँ है आपको पॉलिटी पढ़ने के लिए, आपके पास 5 घंटे है मान लो, तो आप मैटर ऐसा बनाओ ना जो 5 घंटे में कंप्लीट हो जाए। इस प्रकार से कोशिश करना, ताकि इसी में डालते चलना। एक चार्ट बना लेना राष्ट्रपतियों का। देखो एक ही आपकी कॉपी है, उसमें 2 पेज हैं, ये 2 पेज कर लेता हूँ मैं ना। इधर राष्ट्रपति का चार्ट बना लो, इधर प्रधानमंत्री का चार्ट बना लो, एक ही कॉपी में, ताकि दोनों साथ कंपेरिजन में चलेंगे आपके। ये आप घर जाकर के एक्सरसाइज डेली आप साथ साथ करोगे। जो एक्सरसाइज करेगा उसको लास्ट तक दिक्कत नहीं आएगी, एक्सरसाइज नहीं करेगा तो वो अधूरा सा ज्ञान हो जाएगा उसका। ठीक है, क्योंकि वो चार्ट मैं बनाऊंगा, बात वही है कि मेरा भी इतना ही टाइम वेस्ट होगा, मैं ये चार्ट बना के दूंगा, वो सादा सा आपके वहाँ लिखा हुआ, तो आप इस सीधा का सीधा उतार लो। ठीक, अब नेक्स्ट अपन लेते हैं यहाँ पे कार्यकाल हो गया। अब लेते हैं योग्यता व निर्योग्यता वाला चैप्टर। तो आप लिख दो योग्यता व निर्योग्यता। योग्यता व निर्योग्यता आर्टिकल कौन से हैं? 58 व 59। ठीक है, तो योग्यता निर्योग्यता में देखो, पहला भारत का नागरिक, लिखते चलो भले मेरे साथ साथ। दूसरा 35 वर्ष। तीसरा लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। चौथा लाभ के पद पर न हो। कोष्टक में अपवाद डाल लेना। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री। पांचवा, किसी सदन का सदस्य न हो, किसी सदन का सदस्य न हो। यदि है तो निर्वाचित
होने पर सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। और 6 नंबर पे निःशुल्क आवास और वो जो भी है ना, निःशुल्क आवास जो भी वो सुविधाएं भोगता है वो सारी की सारी उसमें आ जाएंगी। लिख लिया होगा साथ साथ ही आपने, मैं आपको इनको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो आपका 58 और 59 दो आर्टिकल है, तो यहाँ पर देखो जो ये लाभ का पद है ना, देखो ना ये 3 आर्टिकल तो एक जगह है, फिर ये 2 जगह काउंट होता है, इसलिए मैंने ऐसे इसको एक साथ ही लिख दिया। तो ये नीचे वाली तो जो शर्तों में आ जाती है, ठीक है ना, और चौथा दोनों जगह ही काउंट हो जाता है, इसलिए इसको मैंने एक ही साथ काउंटिंग में लिखा दिया। आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ और भी स्पष्ट हो जाएगा। पहला है भारत का नागरिक। देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है भारत का नागरिक, इससे ज़्यादा नहीं सोचना अपन को, मतलब समझ में आया। मतलब मैं आपको कहूँ कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान का नागरिक है और वो भारत में 10 साल 6 साल जो भी नागरिकता की शर्तें पूरा कर ले और फिर भारत का नागरिक बन जाए, जैसे अदनान सामी, तो क्या वो राष्ट्रपति निर्वाचन में खड़ा हो सकता है? क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा इससे ज़्यादा मत सोचना कि वो आप सोचो अपने हिसाब से, मत लगाना कि जन्म से हो, नहीं। यहाँ पे वर्ड इतना सा लिखा हुआ भारत का नागरिक, मतलब चाहे वो जन्म से हो चाहे अर्जित हो, पर होना क्या चाहिए उस समय भारत का नागरिक। सेकंड 35 वर्ष में थोड़ी समझाना है कुछ, 35 वर्ष की आयु वाला हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, इसमें देखो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, ये नहीं कह रहा कि लोकसभा का सदस्य हो, ये कह रहा है योग्यता हो। अब लोकसभा के सदस्य के लिए जो योग्यताएं अपन पढ़ेंगे संसद में, वो सारी राष्ट्रपति के साथ और काउंट हो जाएगी। यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उसकी योग्यताएं डिसाइड की गई है। 2 साल से ज़्यादा उसकी सज़ा नहीं हो, और वो मतलब सेवा से बर्खास्त नहीं हो, और भ्रष्टाचार का दोषी नहीं पाया गया, और जो सती प्रतार ऐसे मामलों में दोषी नहीं हो, जो भी वो पढ़ेंगे वो सारी यहाँ पर भी काउंट हो जाएगी, क्योंकि जब लिखा हुआ है तो उनको भी काउंट करेंगे। तो ये दिमाग में ध्यान रखना कि जब संसद में अपन लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं पढ़ेंगे, वो यहाँ पर भी अपन काउंट करेंगे उनको। थर्ड, लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद को आज तक कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी एक्ट में परिभाषित नहीं किया गया है कि लाभ का पद एक्चुअल में होता क्या है। तो जब वो ही नहीं परिभाषित करे तो हम क्यों बताएं। लेकिन सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट की अब तक जो जजमेंट है उसमें से कुछ जजमेंटों के आधार पे ये पता, जैसे मेनका गांधी वाद या ऐसे कुछ वाद हैं, जिन वाद के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि लाभ का पद का मतलब ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक है ना, सरकारी सेवा में हो और उसके बदले वेतन ले रहा हो तो लाभ का पद मान लिया जाएगा। ये संसद में और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा परिचय, क्योंकि जो वर्ड आ रहे हैं ना उनका परिचय नहीं लेंगे तो वो वर्ड अपने दिमाग में रुकेंगे नहीं। सरकारी सेवा में हो और सरकारी सेवा में कोई लाभ ले रहा हो, जैसे वेतन ले रहा हो, या कोई ऐसे पद पे हो जहाँ पर नियुक्ति जैसे मामलों में प्रभावित कर रहा हो, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ, मैं तो भाई अवेतनिक हूँ सरकार के, यहाँ पे सरकार मेरे को ऐसी जगह लगा दे जहाँ पर सरकार के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग मैं कर रहा हूँ, तो उसको भी लाभ का पद माना जाएगा, क्योंकि वो हाँ, यदि मेरा ऐसा पद है जो मैं सरकारी सेवा में हूँ, पैसा भी नहीं ले रहा हूँ, कोई नियुक्ति में वो भी नहीं कर रहा हूँ, हाँ सरकार को मैं मेरी सलाह दे रहा हूँ, ये जो बहुत बड़ा कोई इकोनॉमिस्ट है और वो अवेतनिक रह रहा है, सरकार को राजस्व मामलों में या बजट के मामले में सलाह दे रहा है बहुमूल्य अपनी, तो वो पद लाभ का पद नहीं गिना जाता है। और ये जो लाभ का पद है ना, ये बहुत गर्म मुद्दा रहता है, हमेशा ही चर्चा में रहता है। याद हो तो दिल्ली के 20 विधायकों की सदस्यता समाप्त हो गई थी। केजरीवाल साहब ने कहा है, ठीक है ना, नहीं वो तो छोड़ी थी, लेकिन उसके बाद में भी फिर ये कहा था कि लाभ के पद पे थे वो जो संसदीय सचिव बनाया था ना उनको 20 को, तो कहे थे लाभ के पद पे थे, इनको हटा दो, तो उनकी सदस्यता निरस्त हो गई। तो केजरीवाल साहब ने कहा कि मैं क्यों, ये तो लाभ के पद पे तो विधायक भी रहते, जैसे यहाँ पे भी तो संसदीय सचिव बनेंगे। तो ये इशू हमेशा ही आपका रहता है, इसलिए ध्यान रखना। संसदीय सचिव बनने के लिए एमएलए नहीं होना पड़ता। संसदीय सचिव बनने के लिए सरकार ने, संसदीय सचिव एक तरह से रिवार्ड होता है, मैं समझाऊं। जब से ये जो 15% मंत्रियों का फॉर्मूला लागू हुआ है ना, सरकार के सामने मुसीबत ये हो गई कि 15% से ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या करें उनका।
और पार्टी के ऐसे लोग होते हैं जिनको पुरस्कार देना जरूरी होता है, वरना पार्टी टूटेगी। तो ऐसे लोगों का क्या करें? तो उन्होंने रास्ता निकाला कि उनको संसदीय सचिव एज मंत्री होते हैं वो, लेकिन वो इस 15% की काउंटिंग में शामिल नहीं होते और मंत्री की तरह सुविधाओं का क्या करते हैं? भोग करते हैं। प्रशिक्षु मंत्री बोल सकते हैं उनको। और भी कि गहलोत साहब कहेंगे कि भाई आप सीखो थोड़े दिन, बाद में आपको मंत्रिपरिषद में ले लेंगे। प्रशिक्षु मंत्री जैसे 30 ही ले सकते हैं, लेकिन 2 लोग ऐसे और हैं जो पार्टी के बहुत वो है, अब उनको लेना जरूरी है, लेकिन अब उनको ले कहाँ से ले? 15% से ऊपर जाते तो कोर्ट उनको हटा देगा। तो अब उन लोगों को लाने के लिए बैकडोर एंट्री होती है, जिसके द्वारा अब संसदीय सचिव। लेकिन सरकारों ने तो क्या कर दिया था कि अमेंडमेंट करके इसको मतलब एक पद बना दिया, लाभ के पद से बाहर कर दिया। लेकिन केजरीवाल साहब आए, उन्होंने अमेंडमेंट किया नहीं और डायरेक्ट ही बना दिए, तो उस वजह से वो फंस गए। 200 का 15% राजस्थान में 30 विधायक, ठीक है। किसका? संसदीय सचिव की। सबसे पहले तो देखो, संसदीय सचिव कॉन्स्टिट्यूशनल पद ही नहीं है, तो राज्यपाल नियुक्त नहीं करता, उसको नियुक्ति मंत्री मुख्यमंत्री करता है, शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाता है। कार्य क्या होता है सर इसका? कार्य कुछ नहीं होता, बस खाली कार्य होता है कि सरकार के कामों को सरकार जो भी काम दे कर ले। हकीकत में तो ये पद पुरस्कार होता है। जैसे घर में 4-5 लोग हैं, अब 10 हैं, 2 को जिम्मेदार दे दी, एक नाराज बैठा, लेकिन अपने पास है भी 2 ही जगह, तो अपन क्या करें? उसको राजी करते हैं, ठीक है तू भी सीख ले, तेरे को ये दे देते हैं भाई, तो इनको गाड़ी दे देते हैं, भाई आप चक्कर लगा लिया करो, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही। सेकंड, नेक्स्ट बात करें, किसी सदन का सदस्य न हो। समझना इसको, फिर समझना। किसी सदन का, मैंने वर्ड क्या लिया है? सदन। मैंने लोकसभा नहीं बोला ना। सदन मतलब लोकसभा भी होती है, राज्यसभा भी होती है। सदन का मतलब विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। अपन ने किसी पर्टिकुलर को डिफाइन नहीं किया, तो जो भी सदन है सबको काउंट करो आप इसमें। किसी सदन का सदस्य नहीं हो, न तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, न विधानसभा, किसी का भी। और यदि है तो हो सकता है, लेकिन जिस दिन वो निर्वाचित हो गया, जैसे राष्ट्रपति के लिए वो जीत गया, उस दिन सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मतलब हमारे यहाँ पे ये है कि एक व्यक्ति एक जगह रहते हुए भी दूसरी जगह चुनाव लड़ लेता है। जैसे विधायक नहीं होता कि दूसरी जगह भी चुनाव लड़ लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यदि वो पहले किसी सदन का सदस्य है, वहां लाभ के पद पर है, तो वेतन तो लेता ही है ना, 50,000 रुपये 60,000 रुपये वेतन ले रहा है ना, तो ये ऊपर वाला इसको हटा देता है। वैसे है तो सही है प्रोविजन, लेकिन ऊपर वाले प्रोविजन इसका क्लेश करता है, तो इस वजह से वो सामान्यतः जब भी कोई राष्ट्रपति के लिए खड़ा होता है तो पहले सभी जगह से वो त्याग पत्र देता है। प्रणब मुखर्जी का केस याद होगा आपको कि एक यूनिवर्सिटी में वो पहले दिन दिया था, सुब्रमण्यम स्वामी जी को पता नहीं था, भाई पहले दिन दे दिया, तो उन्होंने कोर्ट में लगा दिया कि इसको तो हटाओ। उस समय ये केस हुआ था कि और किसी यूनिवर्सिटी के भी थे वो, ठीक है ना, चांसलर थे, तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि पहले दिन, जैसे कल आज पर्चा भर रहे हैं ना, तो कल 12-11 बजे कल दे दिया था उन्होंने त्यागपत्र, वो स्वीकार भी हो गया था, लेकिन बात नहीं आई थी, तो उन्होंने फिर उसका विरोध वो लगा दिया। तो सामान्यतः क्या करते हैं, वो सब जगह दे देते हैं, क्योंकि विधायक रहते हुए 50-60 हज़ार रुपये तो ले ही रहा है ना, लाभ का पद तो हो ही रहा है, तो इस वजह से। लेकिन लाभ के पद में राष्ट्रपति को काउंट नहीं किया जाता। राष्ट्रपति अपने पद पर रहता हुआ भी चुनाव लड़ सकता है। लाभ के पद में राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को भी काउंट नहीं किया जाता। हाँ ठीक है, और शायद देखना एक बार उपराष्ट्रपति को भी नहीं किया जाता, ठीक है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा इसको। उपराष्ट्रपति को भी वो कल बता दूंगा मैं, और मंत्रियों को भी, मंत्री का मतलब प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद में, उनको भी लाभ का पद नहीं माना जाता। इसीलिए सेकंड ARC, थोड़ा पॉलिटी तो पढ़े हुए हो या फिर आज जैसे मैं नया ही पढ़ा रहा हूँ, पढ़े हुए हो। सेकंड ARC मतलब द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया था 2005-06 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। प्रशासनिक सुधार आयोग हमेशा भारत में राजनीति में कहाँ कहाँ क्या क्या सुधार होना चाहिए इसके ऊपर रिकमेंड करता है अपनी। और उस प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दिया था कि ये लाभ के पद को पुनर्परिभाषित करो कि पहले तो है क्या, और दूसरी बात मंत्रियों को और इनको क्यों बाहर, इसके अपवाद बाहर कर रहे हो, ये भी तो लाभ के पद ही होते हैं। तो उन्होंने रिपोर्ट दी, लेकिन वो सरकार की मंशा पे होता है। बाकी निःशुल्क आवास में भत्ते, परिलब्धियाँ जो भी उठा वो है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी आ जाएगी। तो ये आपका योग्यता और निर्योग्यता वाला हो गया। अब आगे चले थोड़ा सा। राष्ट्रपति भवन का किराया थोड़ी देता है, बताओ।
किराया दे तो फिर तो वेतन कहाँ जाएगी, किराया कितना सोचो, पता नहीं कितना किराया वो राष्ट्रपति भवन का, तो ऐसे नहीं होता है ना। सर इसमें उपराष्ट्रपति भी हो सकता है क्योंकि भैरू सिंह शेखावत भी उपराष्ट्रपति रहते हुए राष्ट्रपति। तभी मैं कह रहा हूँ भाई लाभ के एक बार इसको मुझे उपराष्ट्रपति याद है लेकिन कन्फर्म नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बाकी आप भी देख लेना, मैं भी देख के आ जाऊँगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में अब एक और रह गए इसमें शपथ, तो उसको भी ख़त्म कर लो एक बार। शपथ, शपथ, ठीक है। शपथ कहाँ पर है? 60 में, सॉरी 60 में क्या है? शपथ है। अब देखो शपथ के लिए कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि वो नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश। पहले तो ये तो 2010-11 की बातें हैं जब ये प्रश्न पूछे जाते थे। ऐसे प्रश्न तो नहीं आएंगे कि कौन दिलाता है उच्चतम न्यायालय, लेकिन दिखवा तो देंगे, अपने क्या दिक्कत है। लेकिन शपथ आप ध्यान रखना कि जितने भी शपथ हैं मंत्रियों की, मुख्य न्यायाधीश की, निर्वाचन जो भी है, वो हमारे संविधान की अनुसूची 3 में है। पहले सुनना इस बात को। लेकिन हमारे राष्ट्रपति की शपथ है 60 में, अनुसूची 3 में नहीं है। इसे स्पेशल ध्यान रख लेना, क्योंकि जब आएगा ना शपथ के बारे में 4 स्टेटमेंट देगा वो और उसमें से छटवाएगा कौन से सही है। अरे जब सीधा पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज अगर एग्जाम भी तो थोड़े से अलग टाइप से होंगे। राष्ट्रपति के शपथ के संदर्भ में सही कथन है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में उल्लेखित है। राष्ट्रपति इसकी शपथ लेता है, राष्ट्रपति इसकी शपथ लेता है, 4 स्टेटमेंट दे देंगे, फिर उपयुक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सही कथन का चयन कीजिए। केवल एक सही है, 1 3 4 सही है, 2 4 3 सही है, सभी सही है। तो वहाँ पे तो चारों के बारे में पता है ना, तो ही उत्तर निकलेगा। नहीं तो एक भी आपको पता नहीं है तो वो ऑप्शन ही ऐसे आएंगे कि वो ही आपको दिमाग खराब करेगा कि यार इसका क्या करूँ मैं, ठीक है। इसलिए शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। ये बात विशेष ध्यान रखना। ये पीटी के हिसाब से मेंस में तो लिखना नहीं पड़ता। शपथ में किसकी शपथ लेता है? तो देखो राष्ट्रपति की शपथ में 2 ले लो। एक तो ले लो संविधान, ठीक है, और दूसरी ले लो जनता। 2 चीज़ें अपन ले लेते हैं। राष्ट्रपति की शपथ में वो राष्ट्रपति कहता है भाई मैं संविधान की रक्षा करूंगा, सिंपल शब्दों में, बाकी वर्ड चेंज कर लेंगे, संविधान की रक्षा। और दूसरे कहता है कि जनता की सेवा एवं कल्याण। तो संविधान की तो क्या करने की? रक्षा। तो उसको बोलेंगे संरक्षण, परिरक्षण, ये वर्ड है, प्रतिरक्षण। संरक्षण यानी रक्षा होता है, परिरक्षण यानी चारों तरफ से, मान लो प्रति यानी काउंटर में आप करते हो, काउंटर यानी कोई और कुछ हो रहा है तो उसके विरोध में रक्षा करोगे। संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण किसके? संविधान का। तो संविधान, और दूसरी जनता की सेवा व कल्याण। आजकल देखो पहले प्रश्न आते थे बहुत ही, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, फिर अपन उत्तर लिख देते थे। फिर दूसरे इसके बाद में थोड़ा और टिपिकल किया, राष्ट्रपति की शपथ कौन से अनुच्छेद में है। अब ये कह रहा है कि राष्ट्रपति की शपथ में क्या नहीं लेता या क्या लेता है, तो वो ये दे देगा फिर। अब इससे ज़्यादा तो अंदर कहाँ जाएगा, ख़त्म ही हो गया ना। तो ये आपका इस प्रकार से, तो आप इस शपथ में लिखो, पहली लाइन लिखो, राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। बाकी दूसरी अनुसूची 3 में नहीं है, ये पॉइंट भी लिख लो। और ये लिख दो शपथ में क्या लेता है, मतलब शपथ में क्या सब्जेक्ट होता है शपथ का, तो ये लिख दो संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण। ऐसे कैसे लिख लोगे तो याद होने में आपको आसानी होगी। भाषा में जाओगे तो फिर भाषा को रट्टा मारोगे।